हम सब सोचते हैं कि नदियां क्या हैं, नक्शे पर बनी कुछ नीली लकीरें, लेकिन क्या वो सच में सिर्फ इतनी ही हैं? असल में हर नदी की अपनी एक कहानी होती है, कभी कुछ बनाने की, कभी सब कुछ तबाह कर देने की, और कभी-कभी तो गहरे रहस्यों की। अच्छा, एक सवाल सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि कोई नदी जो एक पहाड़ के बीच से बह रही हो, वो उस पहाड़ से भी ज्यादा पुरानी हो? सुनने में अजीब लगता है ना? या ये सोचिए, एक नदी जो 500 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है और फिर अचानक गायब हो जाती है जमीन के अंदर, समंदर तक पहुंचने से ठीक पहले। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए, आज इन्हीं दिलचस्प भौगोलिक पहेलियों की तह तक चलते हैं। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, वो तो किताबों में भी मिल जाएगा। हम समझेंगे उस क्यों और कैसे को जो इन नदियों के अजीब बर्ताव के पीछे है। और हाँ, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये समझना और भी जरूरी हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं हिमालय की पहेलियों से, उन नदियों की कहानी से जो पहाड़ों को भी चीर कर अपना रास्ता बना लेती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक टर्म अक्सर सुनने को मिलता है, एंटीसीडेंट रिवर, यानी पूर्ववर्ती नदी। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, एक ऐसी नदी जो वहां पर पहाड़ों के बनने से भी पहले से बह रही थी। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है सतलुज नदी। ये प्रोसेस बहुत ही कमाल का है। जरा सोचिए, करोड़ों साल पहले सतलुज एक शांत मैदान पर बह रही थी। फिर दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराईं और हिमालय ने धीरे धीरे मिलीमीटर दर मिलीमीटर ऊपर उठना शुरू किया। अब नदी के सामने एक दीवार खड़ी हो रही थी, लेकिन नदी ने हार नहीं मानी। वो एक आरी की तरह काम करने लगी। जैसे जैसे जमीन ऊपर उठती गई, नदी उसे काटती गई, और इस तरह उसने अपना करोड़ों साल पुराना रास्ता कभी नहीं छोड़ा। अच्छा, अब बात करते हैं एक दूसरी नदी की, कोसी की। इसे बिहार का शोक कहते हैं, और ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला। इसका बर्ताव बिल्कुल हाईवे पर उस बेचैन ड्राइवर जैसा है जो एक लेन में टिक ही नहीं सकता और हर तरफ तबाही मचाता है। तो सवाल ये है कि कोसी ऐसा करती क्यों है? इसके पीछे कोई श्राप नहीं, बल्कि सीधी सादी फिजिक्स और ज्योग्राफी है। होता यह है कि जब कोसी पहाड़ों से तेज रफ्तार में नीचे उतरती है, तो अपने साथ ढेर सारी मिट्टी, पत्थर यानी सिल्ट ले आती है। लेकिन जैसे ही वो बिहार के सपाट मैदानों में पहुंचती है, उसकी स्पीड एकदम से कम हो जाती है। अब धीमी नदी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इतना सारा मलबा ढो सके, तो वो उसे वहीं जना कर देती है। नतीजा, उसका अपना ही रास्ता बंद हो जाता है, और फिर रुका हुआ पानी एक नया रास्ता ढूंढता है, और यही विनाशकारी बाढ़ की वजह बनता है। अभी तक हमने जो भी देखा वो प्रकृति की पहेलियां थीं, लेकिन अब हम एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां तबाही की वजह कुदरत नहीं, बल्कि हम इंसान हैं। ये कहानी है दामोदर नदी की। और यहाँ भी एक हैरान करने वाला सवाल है, एक बहती हुई पानी से भरी नदी रेगिस्तान कैसे बन सकती है? ये तो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। इसका जवाब छिपा है एक टर्म में, बायोलॉजिकल डेजर्ट या जैविक मरुस्थल। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि नदी में पानी सूख गया है। नहीं, पानी तो है। इसका मतलब ये है कि पानी इतना जहरीला हो चुका है कि उसमें जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन ही खत्म हो गई है। पानी है, पर जिंदगी नहीं। अब दामोदर की इस बुरी हालत को समझने के लिए उसकी ज्योग्राफी को समझना भी जरूरी है। ज्यादातर नदियां अपनी घाटी खुद काट कर बनाती हैं, लेकिन दामोदर एक रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से बहती है। मतलब ये एक तरह की प्राकृतिक खाई है जो टेक्टोनिक हलचल से पहले ही बनी हुई थी, और इसी वजह से इसके किनारों पर इंडस्ट्रीज और खदानें बसाना बहुत आसान हो गया, जिसने इसे प्रदूषण का एक सॉफ्ट टारगेट बना दिया। तो आखिर ये तबाही हुई कैसे? देखिए, छोटा नागपुर के इंडस्ट्रियल बेल्ट से सारा अनट्रीटेड कचरा, केमिकल्स, सब कुछ सीधा नदी में डाल दिया गया। अब इस कचरे को डिकम्पोज करने के लिए पानी में मौजूद बैक्टीरिया काम पर लग गए, लेकिन इस प्रोसेस में वो पानी में घुली हुई सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर गए। इसे ही हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और जब पानी में ऑक्सीजन ही नहीं बची, तो मछलियां, पौधे और बाकी सारे जीव बस दम घुटने से मर गए, और इस तरह एक जिंदा नदी एक बायोलॉजिकल डेजर्ट बन गई। चलिए, अब यहाँ से चलते हैं देश के सुदूर उत्तर के बर्फीले पहाड़ों में, और मिलते हैं एक ऐसी नदी से जिसके नाम और काम में एक बड़ा विरोधाभास है। ये है श्योक नदी। श्योक, इस नाम का मतलब ही है मौत की नदी। सोचिए, किसी नदी का नाम ही ऐसा हो
तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इसका नाम ही मौत की नदी था, तो सदियों तक सेंट्रल एशिया और लद्दाख के बीच व्यापार का ये मुख्य रास्ता क्यों बना रहा? व्यापारी जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जाते थे? जवाब है मजबूरी। काराकोरम के ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों की सच्चाई यही थी कि उन व्यापारियों के पास कोई और रास्ता था ही नहीं। दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक पहाड़ों पर सीधे चढ़ना तो नामुमकिन था। तो ये नदी की घाटी, चाहे कितनी भी जानलेवा हो, वही अकेला रास्ता था जो उन पहाड़ों के पार ले जा सकता था। और ये नदी खतरनाक क्यों थी? क्योंकि इसका खतरा मौसम के साथ बदलता था। गर्मियों में ग्लेशियर पिघलने से अचानक ऐसी बाढ़ आती थी जो पूरे के पूरे कारवां को एक झटके में बहा ले जाती थी। और सर्दियों में जब नदी जम जाती थी तो व्यापारी उसी बर्फ पर चलते थे, लेकिन वो बर्फ कभी भी बिना किसी चेतावनी के टूट सकती थी। इन्हीं दोहरे खतरों की वजह से इसे मौत की नदी कहा गया। अब अपनी आखिरी पहेली की तरफ चलते हैं, उन नदियों की कहानी जो अपना सफ़र कभी पूरा ही नहीं कर पाती। और इसमें सबसे बड़ा नाम है लूनी नदी का। इसकी कहानी एक ऐसे रनर की तरह है जो मैराथन तो दौड़ता है, लेकिन फिनिश लाइन से ठीक पहले एक दलदल में समा जाता है। सोचिए, ये नदी करीब 500 किलोमीटर तक बहती है, पर अरब सागर तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। ज्योग्राफी में इस चीज को एक नाम दिया गया है, इनलैंड ड्रेनेज या अंतःस्थलीय अपवाह। मतलब एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जहां नदियां समंदर तक नहीं पहुंचती, बल्कि जमीन पर ही कहीं झील, दलदल या रेत में खो जाती हैं। तो लूनी के साथ ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, ऊपर से, यानी राजस्थान की भयंकर गर्मी जो नदी का ज्यादातर पानी भाप बनाकर उड़ा देती है। और दूसरा, नीचे से, जब बचा कुचा पानी कच्छ के रण में पहुंचता है तो वहां की रेतीली दलदली जमीन उसे एक बड़े से स्पंज की तरह पूरा सोख लेती है और बस कहानी खत्म। तो इन सारी कहानियों से हम क्या सीखते हैं? यही कि नदियां नक्शे पर बनी सिर्फ लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये जीती जागती ताकतें हैं। ये पहाड़ों को काटने वाली इंजीनियर हैं, इंसानी इतिहास को रास्ता दिखाने वाली लाइफलाइन हैं, और साथ ही हमारे कामों से प्रभावित होने वाले नाजुक इकोसिस्टम भी हैं। और ये कहानियां सिर्फ बड़ी नदियों की नहीं है। मुंबई की मीठी नदी को ही देख लीजिए, जो किसी ग्लेशियर से नहीं बल्कि शहर की झीलों के ओवरफ्लो से पैदा होती है। असल में ज्योग्राफी को समझना सिर्फ कहाँ जानने का नाम नहीं है, बल्कि क्यों और कैसे को समझने का नाम है। हर नदी अपने अंदर भूविज्ञान, इतिहास और इकोलॉजी की कहानियां समेटे हुए है। तो अगली बार जब अपने आसपास किसी नदी को देखें तो एक पल रुककर सोचिएगा कि वो कौन सी कहानी सुनाने की कोशिश कर रही है।